Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 31st of January 2024, and also it is the last day of the January. You are watching with Naresh Sharma. Now we are going to discuss various important current affairs which can be relevant for your examination. Guys, don't worry about the relevancy of the content, because what content we are providing and discussing with you, it's relevant not only for CLAT, CUET, PG, UG, but also for other exams. So now let's start with the first current affair of the news. The first one is एक्सरसाइज सदा तंजीब. ये एक एक्सरसाइज है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है. सो let's have some key points about this important exercise. It's a military exercise between India and Saudi Arabia. The name of the military exercise is Sada Tanzim. It means it's already a joint military exercise. Wherever we talk about a joint military exercise, it means that countries, more than one, multiple countries participate in that exercise. Actually, the militaries of those countries participate in such exercises. So in this case, the India and Saudi Arabia, their militaries are participating in this exercise. And the key point about this exercise is that it's the first exercise between India and Saudi Arabia militaries. The name is already have been commenced. The place you have to also know. That is in Rajasthan, that is Mahajan range. So, okay. In such cases, when you ever hear about such military exercises, what you have to learn? First of all, the name, the countries, and the place, and the type. Type means it's a navy exercise or army exercise or air force exercise or disaster management exercise. So these are the few basic points. Whenever you listen about any military exercise or such kind of any other event, then you have to learn or keep in mind the following points which I have discussed with you in this place. And the aim of the exercise is to train troops of both sides. For what? For joint operations in semi-desert areas. So इस एक्सरसाइज का जो एम है वो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट एरियाज में जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेन करना है. और ये इसके लिए यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी है कि एवरी कंट्री शुड ट्राई टू ट्रेन देयर ट्रूप्स टू ऑपरेट इन डेजर्ट कंडीशंस और सम अदर लाइक डिफिकल्ट कंडीशंस. द एक्सरसाइज से इससे क्या जो है बेनिफिट होने वाला है? तो इससे बेनिफिट होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ कंट्रीज मिलिट्रीज विल बी शेयर्ड. उसमें चाहे वो टैक्टिक्स हो गई, टेक्निक्स हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, जब वो ऑपरेशंस करती हैं मिलिट्रीज, तो इससे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज की मिलिट्रीज एक दूसरे की मिलिट्री से क्या करेंगे? कुछ लर्न करेंगे और वहां से चीजें क्या होंगी? एक दूसरे को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. जिसमें एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व क्या क्या होगा उसमें? मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन. मीन्स किसी एरिया को आपने चारों ओर से कॉर्डन कर लिया, फिर उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं आप. दैट इज कैसो भी बोला जाता है उसको मिलिट्री में. हाउस इंटरवेंशन ड्रिल मीन्स जो मकान होते हैं, घर होते हैं, उनके अंदर एंट्री करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन तरीके होते हैं, उनकी ड्रिल. रिफ्लेक्स शूटिंग होती है, स्लिदरिंग होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह से नीचे उतरते हैं जो स्ट्रिंग के थ्रू, रोप के थ्रू, स्नाइपर की फायरिंग होती है. ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस को एक दूसरे से सीखने का इसमें क्या मिलता है? चांस मिलता है. सो इन समरी क्या क्या हमने इसमें जो है पॉइंट को देखा कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. नाम किसका क्या है? सदा तंजी किसका नाम है? किन कंट्रीज के बीच में है? इंडिया प्लस सऊदी अरेबिया, इनके बीच में है. कैसी एक्सरसाइज है ये? मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है. उसमें भी किसके रिगार्डिंग है? डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशन करने के लिए है. और ये फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया के लिए कि मिलिट्रीज के बीच में. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज बेसिक फैक्ट्स.
अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स अंडर जीएसटी। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। किसकी वैलिडिटी? जो एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस होते हैं किसके अंदर? जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग और पर्पज और प्रोविजंस ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज जीएसटी काउंसिल ने किसी ए नाम के प्रोडक्ट पर, सपोज करो ये प्रोडक्ट है आपके पास में चिप्स का पैकेट है, ठीक। सपोज करो अभी चिप्स पर देयर इज अ टैक्स ऑफ अराउंड 15%। आफ्टर फ्यू डेज गवर्नमेंट डिसाइड थ्रू दिस जीएसटी काउंसिल दैट वी विल रिड्यूस द जीएसटी ऑन चिप्स टू 8%। ओके, तो 15% का जो टैक्स था उसको गवर्नमेंट ने मान लो रिड्यूस कर दिया अप टू ओनली 8%। नाउ होना क्या चाहिए कि जो प्राइस है अब इस टैक्स, इस चिप्स का जो पाउच है उसके प्राइस भी क्या होने चाहिए? रिड्यूस होने चाहिए। बट जो कंपनीज हैं, जो सेलर्स हैं, मींस जो मार्केट में उसके जो प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं उसका फिर बाद में प्राइस को कस्टमर के लिए रिड्यूस नहीं करते, उसको उसी रेंज में चलने देते हैं। तो जो 15 और 8 के बीच में जो 7% का जो रिडक्शन हुआ, इस प्रॉफिट को जो कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो इस प्रॉफिट को लेते हैं। अब इस मींस देखो, जब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया तो ये एक अच्छी बात है कि कंज्यूमर्स को भी उसका टैक्स की वजह से जो कमी आई है उससे उनको क्या मिलना चाहिए? उनको भी प्राइस में रिडक्शन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज सम प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस एंटी प्रॉफिटियरिंग जो है प्रैक्टिसेस। तो ऐसी जो इलीगल प्रैक्टिस होती है कि आप प्रॉफिट को बस कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स उस प्रॉफिट को लें। भाई गवर्नमेंट ने तो अपना 7% यहाँ से टैक्स कम कर दिया ना, तो आपको कस्टमर से भी तो 7% कम मिलना चाहिए ना, कैंडिडेट को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको। लेकिन ये कंपनीज क्या करती हैं, फिर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम नहीं करते। अब मार्केट में क्या इमेज बनती है? गवर्नमेंट की इमेज बनती है कि वो वाली चीज बहुत महंगी है ना, इन्फ्लेशन हो रखा है। तो ये सब जो है डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए थे? एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स बनाए हैं कि ऐसे इश्यूज से गवर्नमेंट क्या कर सके? डील कर सके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मोर बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग। ओके, सो नाउ लेट्स हैव any reduction in GST rate or benefit input tax credit should be passed on to the end consumer। उसको मिलना चाहिए भाई, एंड कंज्यूमर को उसका मिलना चाहिए। अंडर एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस में क्या किया है? इट्स इलीगल फॉर अ बिजनेस टू नॉट पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी रेट बेनिफिट्स टू द एंड कंज्यूमर, देयरबाय इंडल्जिंग इन इलीगल प्रॉफिटियरिंग। तो उससे क्या होता है फिर कि उनको माना जाता है कि वो इंडल्जिंग इन इलीगल प्रॉफिटियरिंग वो कर रहे हैं, इलीगल प्रॉफिट वो वहां से अर्न कर रहे हैं। अब इसको रेगुलेट करने के लिए क्या सिस्टम है हमारे पास? तो द एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स बनाए गए थे 2017 का जो हमारा जीएसटी एक्ट था। इट प्रिवेंट्स एंटिटीज फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स ड्यू टू लोअरिंग ऑफ जीएसटी। सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी प्रोडक्ट पर अभी 20% का टैक्स है, उसको गवर्नमेंट उसको 5% कर दे तो कितना 15% के आसपास का जो हुआ, 15 पॉइंट का क्या हुआ एडजस्ट। तो अब इसका बीच का जो 15 पॉइंट्स है इसको अगर कंपनीज अर्न कर रही हैं प्रॉफिट के रूप में, तो कंज्यूमर का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए इसको क्या किया गवर्नमेंट ने? इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, NAA। क्या करती है ये? टू फाइंड एंड टेक एक्शन। ऐसे इश्यूज को ये चेक करते हैं, फाइंड करते हैं और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। किनके कौन है जिनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है? अगेंस्ट टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्संस, जिनकी फर्म्स हैं, जिनकी कंपनीज हैं, है ना, उन पर्संस के अगेंस्ट में। अब पर्संस में आपको पता होगा कंपनीज भी आती हैं और लोग भी आते हैं। NNA हैज द पावर टू डिटरमाइन द मेथोडोलॉजीज। तो ये NAA के पास में अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि कैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन हम ले सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला, देखो एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स क्या क्या है कि जो इलीगल अर्निंग करती हैं कंपनीज, प्रॉफिट अर्न करती हैं,
जीएसटी का जो टैक्स का स्लैब है अगर वो कम हो जाता है उसके बाद भी कंज्यूमर्स को उसका बेनिफिट ये लोग नहीं प्रोवाइड कराते, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलीगल प्रॉफिटरिंग इसको हम बोलते हैं। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स बना रखे हैं। उन मेजर्स में ये है कि इस तरीके की जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी दैट दोज विल बी कंसीडर्ड इलीगल एंड टू एग्जीक्यूट और टू अप्लाई दीज प्रोविजंस, ओके, देयर इज अ अथॉरिटी, देयर इज एन अथॉरिटी दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी इसकी इंक्वायरी करती है उन सारी चीजों के रिगार्डिंग में कि कौन ऐसा कर रहा है, और फिर उसके अगेंस्ट में एक लीगल एक्शंस भी ये लोग लेते हैं। तो ये हो गया इसका समरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको अभी जो है क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, मींस स्टार्ट नहीं किया गया एक्चुअली, इसमें से ही इसका कुछ जो वाटर है, अगर मैं कहूँ और एग्जैक्टली तो इसके वाटर को डाइवर्ट किया गया है, ठीक है, डाइवर्ट करके न्यू प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट हुआ है। कैसे? द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड डाइवर्जन ऑफ चेनाब रिवर वाटर थ्रू डाइवर्जन टनल्स, बहुत सारी टनल्स हैं, टू एक्सपेडाइट 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। इसको जो है इसको एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्ट करने के लिए उन्होंने जो जो टनल्स हैं उनके थ्रू वाटर को डाइवर्ट किया है। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक पॉइंट्स, तो हमें पता करना होगा कि रतले पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, क्या क्या इसकी बेसिक पॉइंट्स हैं। देखो, इट्स अ 850 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है, किस रिवर पर है ये, तो बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर। कहाँ पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। कौन बना रहा है इसको, तो इसको बना रहा है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट है एनएचपीसी का और जम्मू एंड कश्मीर जो है की एक ऐसी कंपनी है उसका, ठीक है। अब देखो, जब भी आप ऐसी न्यूज सुनते हैं तो आपको वहां से क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या आपको माइंड में रखना होता है कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सी रिवर पर बना है वो, और किस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमने सारी चीज यहाँ से दी। इसकी कैपेसिटी 850, कैपेसिटी आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं। हाँ, जब ऐसा कोई हो कि भी इंडिया का लार्जेस्ट हो जाए तब आप उसको मीन्स लर्न कर सकते हैं। नाउ है मोर की पॉइंट्स, बिकॉज ये चिनाब रिवर पर बन रहा है तो वी हैव टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स अबाउट चिनाब रिवर। इट इज अ मेजर रिवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आपको सोच रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान की कैसे, देखो ये इंडिया से निकलती है, ठीक है, और बाद में इंडिया होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, ये पाकिस्तान पहुंच जाती है। तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ओरिजिन इसका कहाँ है, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स, दो नदी हैं उनको मिल करके क्या कौन सी रिवर बनती है, चिनाब रिवर। कौन कौन सी रिवर है, एक तो है चंद्र और एक है भागा। तो चंद्र और भागा दो रिवर्स को मिल करके एक नई रिवर बनती है, इसको हम बोलते हैं क्या, चेनाब। ध्यान रखोगे आई थिंक। तो ये चिनाब रिवर बनती है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, एट तांडी इन अपर हिमालय से निकल करके आती है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आकर के ये मिलती है, दोनों की दोनों रिवर्स। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चिनार रिवर को इसके ऊपर के रीजन में हम क्या कहते हैं, तो वहां पर इसको कहा जाता है चंद्रभागा, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मपुत्र रिवर, हम उसको यहाँ ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, लेकिन चाइना से और नेपाल वाले उस रीजन से जब वो निकल के आती है तो हम उसको बोलते हैं सांगपो। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही चिनाब रिवर को हम बोलते हैं चंद्रभागा रिवर। देखो यहाँ पर है, इसके अपर एरिया में इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रभागा रिवर बोलते हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि उनमें से कुछ मीन्स हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे ये रही मियार, नल्ला, सोहल, थिरोट, भूट नल्ला, मरुधर, ये सब है। इनको आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप किसी और अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक दो इनके नेम को बस माइंड में रख सकते हैं कि कभी एग्जाम में आ जाए तो आप जनरली एक आइडिया लगा सकें। ये जो चिनाब रिवर है इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा। और जम्मू कश्मीर से ये फ्लो करती है कहाँ से, शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयाज के बीच में। मीन्स नॉर्थ में क्या है, लेसर हिमालयाज, और साउथ में क्या है, शिवालिक रेंज। इनके बीच से ये क्या करती है, फ्लो करती है और आगे जाकर के सतलज में मिलती है और फाइनली जाकर के ये इंडस में मिल जाती है।
लेट्स सी इट ऑन द मैप। देखो, दिस इज योर चेनाब रिवर, ये आपकी चेनाब रिवर है, ठीक है, यहाँ ऐसे, ये देखो, ये चेनाब रिवर है। तो ऊपर से आकर के इसमें मिल जाती है फिर आपकी चंद्र और भागा रिवर, ठीक है। फिर आपस में इसमें धीरे रावी में आगे चल करके सतलज, और अल्टीमेटली ये सारी रिवर्स किसमें मिल जाती हैं, इंडस रिवर में, ठीक है। तो अब यहाँ की कुछ रिवर्स के कई बार नेम पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बिलोंग्स टू या फ्लोज फ्रॉम हिमालयाज। तो देखो, गिलगिट आपको पता ही होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान एक रीजन है पाकिस्तान में। श्योक रिवर है, ठीक है, सुरू है, जास्कर है, झेलम है, चिनाब, ब्यास, सतलज, ठीक है, स्पीति रिवर भी है, लाहौल स्पीति, और सतलज ये आपने देख ली यहाँ पर। ये स्वात रिवर भी है क्योंकि यहाँ पर स्वात वैली भी है। काबुल नाम की रिवर भी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान में तक वहां तक जाती है। ये कुछ रिवर्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हो। देखो, सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ से निकल करके आ रही है कौन सी, श्योक रिवर। और इधर हमारी ये जो रिवर देखो बहुत ऊपर ऊपर जाकर के बोखरचू ग्लेशियर से निकल करके आती है। एक्चुअल में हमारी जो इंडस है, इन सब का एंड में जाकर के यहाँ से निकल करके ये आती है ये रिवर। ओके, तो यहाँ से हमको क्या क्या देखो देखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बन जाते हैं। कई बार ऐसे बन जाते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी के नेम पूछ लेता है ज्योग्राफी में। तो आपको ध्यान रखना है इंडस की कौन कौन से, चेबा, चेनाबी, सतलज, और आपकी झेलम, रावी और ब्यास, ये इसकी क्या क्या है जो है ट्रिब्यूटरीज है। इनको आपको हमेशा लर्न रखना होगा। कई बार आपसे ये ऐसे भी पूछ लेगा कि इनको नॉर्थ टू साउथ क्रम में लगाओ, कि ऊपर कौन सी रिवर है, फिर इधर कौन सी है, फिर इधर कौन सी है, ये कौन सी साउथ की तरफ। तो इनको कई बार वो मीन्स किसमें लगाने की बात करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम पर काफी जो है बातचीत हुई है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, ये काफी चला है। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कंडक्ट की एक जो है मीटिंग, दैट इज परीक्षा पे चर्चा। उन्होंने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया और बच्चों को कोशिश किया, उनको क्वेश्चन दिया, वार्निंग दी कि देखो बच्चों, जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, जो आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर हमेशा उसी पर आके गढ़ाए रहते हैं, तो इससे क्या क्या आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब पर बच्चों को उन्होंने गाइड किया। नाउ it becomes very important that we should also have some key ideas that what are the negative impacts of excessive screen time on especially on children। हालांकि इसके जो फैक्ट्स हैं सब पर हैं, बट स्पेशली we are talking only about children, but these negative impacts are also applicable for other group age of people। ठीक है, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं अगर आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है कंज्यूम कर रहे हैं, मींस बहुत ज्यादा मोबाइल और उस पर अपना टाइम वेस्ट करें। क्या क्या, कटिंग ऑफ टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। देखो, ह्यूमन की जो बॉडी है वो मोबाइल पर खेलने के लिए नहीं बनी है। हमको यदि सारे टाइम बच्चे उस पर मोबाइल पर लगे रहेंगे, इस पर जैसे कुछ गेम्स होते हैं पबजी वगैरह टाइप के, उसमें लगे रहेंगे, तो फिजिकल एक्टिविटी कब करोगे। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, हाँ, इट लीड्स टू हेल्थ इश्यूज। फिर आप सारे दिन मोबाइल पर रखे रहेंगे तो ओबेसिटी की जो है प्रॉब्लम होगी, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगी, बहुत सारे बच्चों में देखे गए हैं, बिकॉज रिसर्च से ऐसा डाटा आया है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पर आपको आएंगी, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, बिकॉज आप मोबाइल की दुनिया में बस बंधे हो, सारे के सारे टाइम उसी पे आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आप जो नॉर्मल जो एक्चुअल सोसाइटी है, भाई सोसाइटी मोबाइल तो नहीं है ना, मोबाइल में आपने फेसबुक पर आपके 500 फ्रेंड हैं, लेकिन वो एक्चुअल फ्रेंड नहीं है, वो आपकी सोसाइटी नहीं है। तो आपको जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, वो सब रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से फिर यू फेस द प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, मेंटल प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। और क्या, जैसे रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन, फिर आपका ह्यूमन से इंटरेक्शन तो नहीं होना है। भाई आपको मोबाइल में थोड़ी रहना है, आपको तो मीन सोसाइटी में रहना है, तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स। with human beings, it negatively impacts children's cognitive development, means जो brain का development होता है उसको भी ये negatively affect करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, means आपकी जो memory की power है, जो learning capacity है, brain की functioning activities हैं, capacities हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो जाती है। It reduces social skill like reading non-verbal emotional cues like empathy। मीन जब आप केवल मोबाइल की दुनिया में रहते हैं तो फिर इंसानों को समझना, ह्यूमन बीइंग के नेचर को,
उनके इमोशंस को, उनके रिएक्शंस को, उनके टॉक करने के बिहेवियर को, उनकी पर्सनालिटी को, वो सब धीरे धीरे व्यक्ति का क्या होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। मीन्स फिर वो ह्यूमन की तरफ जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बार बार सारे के सारे साइंटिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ये सब भी क्या कर रहे हैं, जो एजुकेटर्स हैं वो सब भी इस पर आपको, पूरी ह्यूमन सोसाइटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि बच्चों को बचाओ मोबाइल से। एक्सपोजर टू इलिसिट और हार्मफुल कंटेंट, और क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ब्रेन में सपोज करो कि वो बच्चा मोबाइल पर कुछ देख रहा है और इन जो है विदाउट डिजायर अचानक से उसके सामने पोर्नोग्राफी के वीडियोज आ जाते हैं, कुछ वायलेंट वीडियोज आ जाते हैं, इमेज आ जाती है, उस पर इस बच्चे की ट्रोलिंग हो सकती है, साइबर में फ्रॉड हो सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि वो बच्चे का जो बिल्कुल पवित्र मन होता है, जो इनोसेंट बच्चा है, उसके ब्रेन पर कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। और क्या होता है, वैल्यू डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चों का। जब वो स्क्रीन में लगे रहेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है ना, मोबाइल पर देख करके मिसोजेनी हो सकती है, महिलाओं के अगेंस्ट में हेट हो सकती है, किसी कास्ट के अगेंस्ट में, किसी रिलीजन के अगेंस्ट में बच्चों में हेट का जो फीलिंग है वो डेवलप हो सकता है, बुलिंग की फीलिंग आ सकती है, सेल्फ हार्म। एक वो ब्लू व्हेल करके गेम आया था, बच्चों को वो बोलता था उसमें खुद से अटैक करने के लिए, हाथ की नस वगैरह काटने के लिए बोलता था, बहुत सारे बच्चे उसमें मर गए थे। तो ऐसी चीजों से भी बच्चों को हम बचा सकते हैं मोबाइल से बचा करके। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टडीज लिंक एक्सेसिव स्क्रीन टाइम विद डेवलपमेंटल डिले, स्पीच डिसऑर्डर, बच्चों का जो डेवलपमेंट डिले हो जाता है, उनके बोलने के जो मीन्स प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मीन्स ज़्यादा ठीक से बोल नहीं पाते, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑटिज्म वगैरह हो जाता है, अटेंशन का डेफिसिट हो जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब इसके पॉजिटिव यूज आप क्या कर सकते हो, अगर बच्चों को करना ही है तो देखो उस पर ई बुक्स पढ़ सकते हो आप, है ना। लर्निंग बेस्ड गेम्स आते हैं, जैसे कि उसमें वोकेबलरी के गेम्स आते हैं, है ना, और आपके मैपिंग बेस्ड गेम्स आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड गेम्स आते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड सेंटेंस वगैरह आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आते हैं, वो कर सकते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम में। एजुकेशनल रिलेटेड जो कंटेंट है सोशल मीडिया पर आप वो देख सकते हो। इनहांस क्रिएटिविटी को आप नहीं बढ़ाओ, जब मोबाइल पर काम करना अच्छा ही लग रहा है तो भाई वीडियो एडिटिंग स्किल्स बनाओ, है ना, क्रिएटिंग कंटेंट बनाओ, वीडियो की क्लिप्स, एनिमेशन, कॉमिक्स वगैरह ये डेवलप कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर मेन फोकस ये है कि जो मोबाइल या जो स्क्रीन है उस पर आप केवल आंखें गड़ा करके दूसरों का कंटेंट कंज्यूम ना करें, बट यू हैव टू डू सम क्रिएटिव एक्टिविटीज ऑल्सो। देखो इस पर WHO ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो 2 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनको कभी भी मोबाइल के सामने लेकर के ही मत जाओ, उनकी आंखों पर मोबाइल के जो स्क्रीन की जो लाइट है वो पड़नी ही नहीं चाहिए। और जो 2 to 4 ईयर्स के बच्चे हैं पूरे दिन में 24 आवर्स में उनको 1 आवर से ज्यादा कभी मोबाइल नहीं देना चाहिए। और आप बिल्कुल ही नहीं देते, जीरो कर देते हैं 4 ईयर्स तक, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखिए मोबाइल वगैरह पर, या अचानक से उनके सामने कोई ऐसा कंटेंट वगैरह ना आए, ठीक है। तो ये हमको सबको करना चाहिए सोसाइटी में। अब क्या हुआ है, सी बोट, ये अभी देखो आपको कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ कोई क्या है? तो ये क्या है, सी बोट है। सी बोट की जब हम बात करें तो एक्चुअली ये सी बोट ऐसे वाले की सी बोट की बात करें, लेकिन नेम इसका सी रखा हुआ है इन्होंने। क्या है ये, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट दिस। तो गोवा के ही हमारे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने डेवलप किया है। ये क्या है, एक रोबोट जैसा है और ओशियन में चलने वाला कैसा है, अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। एडवांस फीचर्स हैं इसमें कि ओशियन के अंदर जाकर के सर्विलांस कर सकता है बहुत सारी कोरल रीफ्स का या और भी बहुत सारे जो है एरियाज का। 200 मीटर्स तक अंदर जा सकता है ये, तो ये काफी इसकी जो है बड़ी क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है। इंडियन नेवी वगैरह इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे अंडर वाटर की स्टडीज के लिए, जो सी फ्लोर होता है उसकी मैपिंग करने के लिए, और जैसे सी फ्लोर के अंदर से कहीं से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, कुछ मींस एरप्ट हो रहा है, उन सब की स्टडी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज सी बोट। तो ये एक ऑटोनोमस मींस हम कहें कि अनमेन्ड जो है ये सी व्हीकल है, रोबोट है, जो अंडर वाटर रह करके क्या करेगा, स्टडीज करेगा, किसकी,
ओशियन फ्लोर की या और भी अदर जो है जितनी भी इसको जो डायरेक्शंस दी जाएंगी उन सब की। ओके, नेक्स्ट अभी न्यूज में क्या है कि रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया डिमांड कर रहा है कि भाई हमको यूएनएससी की परमानेंट मेंबर शुड बी गिवन। ये क्यों न्यूज में आया? बिकॉज हमको पता है कि देखो रिसेंटली जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के चीफ गेस्ट थे इस बार रिपब्लिक डे पर। तो उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली जो है मीडिया में ये सब कहा और उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अगेन फिर से क्या किया है, सपोर्ट किया है इंडिया के लिए यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू नो सम की पॉइंट्स अबाउट यूएनएससी। तो यूएनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर 1945। कई बार पूछ लिया जाता है कि यूएनएससी का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो 1945 में। देखो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 6 उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से हैं। जनरल असेंबली, ये लॉ की तरह लॉ फॉर्मेशन का काम करती है। सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इन्हीं सब्जेक्ट पर काम करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है। फिर है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर केसेस वगैरह होते हैं, लीगल एस्पेक्ट को देखता है। फिर आपका सेक्रेटरीट मींस उसका ऑफिस, जहाँ पर सारे के सारे काम उसके होते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनओ के कितने कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जब हम बात करते हैं यूएनएससी की, तो यूएनएससी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, मैनेज रहे। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? आप मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, बिना देखे आप बताइए कि परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूएनएससी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ईच मेंबर है जो वीटो, जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास में वीटो होती है। नॉन परमानेंट मेंबर के साथ में क्या नहीं है, उनके साथ पास में वीटो की पावर नहीं होती। और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग अगर यूएनएससी ने कोई डिसीजन ले लिया तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो डिसीजन को मानेंगे ही मानेंगे। और सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर भी है कि वो उन डिसीजंस को बाय फोर्स क्या कर सके, एप्लीकेबल कर सके, उनको अप्लाई कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। इंडिया की क्या क्या डिमांड है इसके रिगार्डिंग में देखो, एबोलिशन ऑफ वीटो, ये कहते हैं भाई वीटो को हटाओ, है ना। वीटो पावर क्या है इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी रीजन, भाई ऑल ओवर वर्ल्ड से सारे के सारे रीजन्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मींस अफ्रीका से भी रिप्रेजेंटेशन हो और जो है आपका लैटिन अमेरिका से भी हो, है ना, साउथ अमेरिका से भी हो। नॉर्थ अमेरिका से तो ऑलरेडी है। एक्सपेंशन होना चाहिए इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही टाइप के मेंबर्स का। बिकॉज देखो 1945 में जब से ये बना यूएनओ तब से इसमें रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं इसकी मेंबरशिप और वीटो को लेकर के। तो भाई उस समय जो कंडीशंस थी आज वो कंडीशंस नहीं है ना, तो चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट, परमानेंट मेंबरशिप टू G4 कंट्रीज के लिए हम डिमांड करते हैं। देखो G4 क्या है, जर्मनी, ब्राजील, जापान और इंडिया। अब ये समझना कि इन सबके नाम जी से स्टार्ट होते ना। देखो जैसे हम अभी G20 है ना एक ग्रुप है, जैसे G7 एक ग्रुप है, वैसे ही G4 ग्रुप है। जर्मनी, ब्राजील, जापान और इंडिया का ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील इन सबको क्या मिले, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो ये G4 ग्रुप है, इसके लिए क्या करता है, रिवॉल्यूशन टाइप का ये कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को फर्दर जो है रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूएनएससी के रिगार्डिंग में बहुत कुछ डिस्कस किया, बेसिक पॉइंट्स को दिया। देखो जब हम डेली जितना भी कुछ भी डिस्कस करते हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो यकीन मानिए, ट्रस्ट मी दैट यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम माय डेली डिस्कशंस, कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ हमने पढ़ा है और सारे क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग कंटिन्यूअसली एंड ऑल्सो मेक योर नोट्स, ओके, एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड डिस्कशंस, आंसर राइटिंग, जहाँ कहीं भी ऐसा आपको चांस मिलता है या जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने का चांस मिलता है, मॉक टेस्ट वगैरह, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है और रिवाइज आपको करते रहना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज के सेशन हम फिनिश करते हैं। In the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।